IELTS speaking part 3 discussion. You can see the name of this part is discussion. You are going to discuss. It's not just you are going to give your ideas. You are going to definitely support them also with some arguments. ठीक है, आर्ग्यूमेंट से मतलब कि आप एक बात करते हैं और फिर उसके ऊपर चीजों को और मजीद जो है वजाहत देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ या कुछ लॉजिक्स या रीजंस के साथ. तो डिस्कशन जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा डीप आइडियाज के साथ होती है. इन डेप्थ आइडियाज भी आप इनको कह सकते हैं या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज भी कह सकते हैं. So let's start. In the third part of the test, you have a discussion with examiner. The topic is somehow related to the one from section 2. तो जो section 2 का टॉपिक होता है उसी के ही रिलेटेड वो डिस्कशन वाले क्वेश्चंस होते हैं. टॉपिक इज अबाउट मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड इन डेप्थ आइडियाज. एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं पेचीदा एंड इन डेप्थ आइडियाज जो कि गहराई में जाके आपको अपने ख्यालात का इजहार करना है. Your job is to express and justify an opinion. ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, justify an opinion. तो अगर जो भी आप बात कर रहे हैं अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको आपने जस्टिफाई भी करना है. और जस्टिफाई करने के लिए जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ रीजंस होंगी, लॉजिक्स होंगी, एग्जांपल्स होंगी. ऑल्दो इट इज अ डिस्कशन कि अगर तो ये डिस्कशन है, यू आर द वन हु डज मोस्ट ऑफ द टॉकिंग. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है आपसे, आपको मतलब जिस तरह थॉट प्रोवोक किए जाते थे आप और मजीद कुछ बोलने, डिस्कशन हो रही है, ऐसा नहीं होगा. वो जस्ट आपको एक क्वेश्चन पूछेगा एंड देन योर जॉब इज टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एंड ओपिनियन और उसके साथ उसको जस्टिफाई भी आपने करना है. अब इसमें हम देखते हैं कॉमन क्वेश्चन टाइप्स जो कि आपको IELTS स्पीकिंग पार्ट 3 में आ सकते हैं. हियर आर 3 कॉमन क्वेश्चन टाइप्स दैट द एग्जामिनर could ask you. The first one is compare and contrast. Compare में तो आप करते हैं मुआवजना. Contrast में क्या देखते हैं, उसकी जो बरमुखालिफ जो आपकी चीजें हैं उनको आप डिस्कस करते हैं. तो ये सबसे पहला क्वेश्चन टाइप है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट. उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन टाइप है वो है गिव एन ओपिनियन. इसमें अब आपने अपनी राय देनी है. इसमें कोई कंपेयर और कंट्रास्ट नहीं होगा, जस्ट एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपका ओपिनियन लिया जाएगा. एंड द लास्ट वन इज इमेजिन. ये आपने तसव्वुर करना है. ज्यादातर ये इमेजिन के क्वेश्चंस फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं. इमेजिन तो फ्यूचर को ही किया जा सकता है, आने वाले वक्त को. तो ये 3 क्वेश्चन टाइप्स हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको मजीद समझते हैं. टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इट विल बी लाइक, कि आपको एक आइडिया देने के लिए कैसा होगा. हियर इज अ कार्ड यू माइट गेट इन IELTS स्पीकिंग पार्ट 2. ये कार्ड है जो कि हो सकता है कि आपको IELTS स्पीकिंग पार्ट 2 में दिया जाए. डिस्क्राइब अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, कि अपने एक अच्छे दोस्त को बयान करें. यू शुड से वेयर एंड व्हेन डिड यू मीट, व्हाट डिड यू डू टुगेदर, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम और हर, एंड व्हाई इज ही और शी अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स. सो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि टॉपिक कार्ड में आपको पार्ट 2 दिए जाएंगे. अब इससे रिलेटेड जो पार्ट 3 के क्वेश्चंस होंगे, देन इन IELTS स्पीकिंग पार्ट 3 द एग्जामिनर मे आस्क यू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. अब इसमें क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये टॉपिक फ्रेंड से रिलेटेड है. हु कैन नॉट बी अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, कि कौन आपका एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है. टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ सच अ पर्सन, और ऐसे शख्स की आप कुछ खसूसियात जो हैं वो बयान करें या बताएं. अब ये देखें, ये है एक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज के साथ कि कौन एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है. अब आपके पास देखें, जस्ट इंग्लिश की बात नहीं है, एक तो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस की चीजें भी मैटर करती हैं और सेकेंडली आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है, आपने अब तक जो लाइफ के मुख्तलिफ पार्ट्स या फेजेस से आप गुजरे हैं, तो पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस नेचर के होते हैं जिस पर आप आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड चीजें जो वो एट टाइम्स आप उसमें ऐड करते हैं. फिर उसके बाद देखें, व्हाट डू यू वैल्यू एंड नॉट वैल्यू इन पीपल, कि आप किस चीज की कदर करते हैं और नहीं करते हैं लोगों में. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा आप में वो टच होना चाहिए जो कि लाइफ की चीजों को आपने अब तक समझा है और उनको आप बयान करने की सलाहियत भी रखते हो. ठीक है, इसलिए ये पार्ट 3 जो है ये पूरे IELTS स्पीकिंग जो आपका है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें अब आपकी वो लेवल इंग्लिश का चेक किया जाएगा जिसमें आपका बैंड स्कोर फाइनलाइज होता है. उसके बाद मजीद क्वेश्चंस कुछ हैं, देखें.
कैन पीपल ऑपोजिट इन पर्सनैलिटी बी गुड फ्रेंड्स? कि क्या लोग जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं शख्सियत में, बी गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं? अब हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन दोनों की नेचर आपस में ना मिलती हो, तो आप उसको कोट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक अबाउट फ्रेंडशिप? कि बच्चे क्या सोचते हैं दोस्ती के मुतालिक? व्हाट अबाउट द अडल्ट्स? और बड़ों के बारे में क्या ख्याल है? कंपेयर देम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट में है कि बड़े और छोटों में दोस्ती के मुतालिक क्या सोचा जाता है, वो क्या इसके मुतालिक ख्याल करते हैं। इस तरह के आइडियाज अब आपको देना होंगे, तो डेफिनेटली आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो अब होनी चाहिए आइडियाज को क्रिएट करने में। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप थ्रू इंटरनेट? कि इंटरनेट के जरिए दोस्ती के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट गुड एंड बैड साइड्स डज इट हैव? कि इसकी क्या अच्छी या इसकी बुरी जो साइड्स हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली ओपिनियन का है। ठीक है, इसमें आप उसके फ्रेंडशिप के बारे में बता रहे हैं इंटरनेट के जरिए और उसकी क्या अच्छी या क्या बुराई है। सो ये क्वेश्चंस होंगे इस तरह के। अब हम मजीद कुछ एग्जांपल्स को आगे चल के देखते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, गिव एन ओपिनियन एंड इमेजिन। ठीक है, ये 3 कॉमन क्वेश्चन टाइप्स हैं। इन्हीं से क्वेश्चन जो है वो आपको पार्ट 3 में पूछे जाएंगे। इफ द टॉपिक इज सिटीज, द एग्जामिनर कुड आस्क, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अगर शहर के बारे में आपको पार्ट 2 में, बेसिकली ये बात हो रही है कि पार्ट 2 में कोई ऐसा टॉपिक है जो सिटी से रिलेटेड है, तो एग्जामिनर के कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हो सकते हैं। हाउ इज लाइफ डिफरेंट इन सिटीज कंपेयर टू रूरल एरियाज? ठीक है, कि क्या फर्क है जिंदगी में शहरों में और उसका मुआवजा करते हुए देही इलाकों के साथ। अब इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, इसका हम अभी आंसर देखते हैं और आप नोट कीजिएगा कि उन एडजेक्टिव्स को जो है वो अंडरलाइन किया गया होगा जो कि कंपैरिजन कर रहे हैं। नाउ लेट्स रीड इट टुगेदर। फर्स्टली द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज इज मच हायर। ठीक है, हाई, हायर, हाईएस्ट, ये तीनों डिग्रीज हैं एडजेक्टिव्स की। ओके, हाउसिंग इज मच मोर एक्सपेंसिव, के रिहाइश जो है वो कहीं ज्यादा महंगी है इन सिटीज कंपेयर टू रूरल एरियाज। अब ये जो एक वर्ड यूज हुआ ना कंपेयर टू, ठीक है, इस तरह की इन कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग, ठीक है, अब इस तरह के कुछ फ्रेजेस हो सकते हैं, एज कंपेयर टू, तो ये आपने यूज करने हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि जो रिहाइश है वो कहीं ज्यादा महंगी है शहरों में की निस्बत या मुआवजा करते हुए रूरल एरियाज के। एवरीथिंग कॉस्ट्स मोर, कि हर चीज जो है वो वहां पे कीमत रखती है, महंगी है। आई थिंक लाइफ इन सिटीज इज मोर डिफिकल्ट, देर आर मोर पीपल सो देर इज मोर कंपटीशन फॉर जॉब्स, कि ज्यादा लोग हैं और ज्यादा मुकाबला है लोगों का नौकरियों के लिए। लाइफ इज अ लॉट स्लोअर, ठीक है, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, तो जिंदगी जो है वो थोड़ा आहिस्ता तर है इन रूरल एरियाज, दही इलाकों में। एवरी वन नोज ईच अदर, हर कोई एक दूसरे को जानता है। एंड देयर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, और लोगों में जो है वो एक सूझ बूझ पाई जाती है एक मुआशरे की। आई डोंट थिंक रूरल एरियाज एक्सपीरियंस द सोशल प्रॉब्लम्स दैट यू फाइंड इन सिटीज, कि मेरा नहीं ख्याल है कि दही इलाकों में ऐसे मसले पेश आते हैं जो कि मुआशरती मसाइल हैं जो कि पाए जाते हैं शहरों में, लाइक क्राइम एंड होमलेसनेस, जैसे कि जराइम और बेघर लोग। तो ये था कंपेयर एंड कंट्रास्ट का क्वेश्चन, जिसमें आपने सिटी में जो लोगों की जिंदगी है, जो रूरल एरियाज की है, उसको आपने कंपेयर किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गिव एन ओपिनियन। हाउ डू यू थिंक लाइफ इन बिग सिटीज कुड बी मेड इजियर, कि किस तरह से आपके ख्याल में जिंदगी जो है वो आसान तर की जा सकती है, इसके लिए आप अपनी राय दें। अब हम देखते हैं, यहां पे भी कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया होगा, इन माई ओपिनियन, ठीक है, ये एक फ्रेज है, मेरे राय में या मेरे ख्याल में, या अच्छा इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई बिलीव, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ है इस तरह के वर्ड्स। टू मी, इसको कहते हैं मेरे नजदीक, या इन माई साइट, मेरी नजर में। तो ये कुछ इस तरह के फ्रेजेस हैं जो कि आपने यूज कर। ओके, सिटीज नीड टू बी, देखिए नीड टू बी होता है जब आप कोई राय दे रहे होते हैं, शुड का यूज होता है, नीड का यूज हो सकता है, मस्ट का यूज हो सकता है, ठीक है। सिटीज नीड टू बी वेल प्लान, कि जरूरत है कि शहरों को कि वो अच्छे पुरमनज़्ज़म तरीके से बनाए जाएं। गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन डेफिनेटली मेक लाइफ इजियर, कि अच्छी जो जराए आमदोरफ्त हैं वो यकीनन कर सकते हैं जिंदगी को आसान तर, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल एंड इट कैन बी रियली स्ट्रेसफुल
कि बहुत ज्यादा लोग और ये काफी जो है वो मुश्किल हो सकता है लोगों के लिए, परेशानी का बाइस जस्ट टू मूव अराउंड, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पब्लिक एरियाज लाइक पार्क्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये भी एक वर्ड जो है अंडरलाइन किया गया है कि एक अहम है पब्लिक पार्क्स भी, जो कि बिकॉज पीपल नीड स्पेस टू रिलैक्स, के लोगों को जरूरत है जगह जहां पे वो आराम कर सकें, पुरसुकून हो सकें। एंड आई थिंक cities should be made into healthier places to live and work। और मेरे ख्याल में शहरों को जो है वो होना चाहिए एक सेहतमंदाना जगह और रहने के लिए और काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन व्हाट डू यू थिंक cities will be like in 50 years time। कि आपके ख्याल में शहर जो है वो किस तरह के होंगे इन 50 years time, अगले 50 सालों में। तो ये अब इमेजिन किया जा रहा है, इसको आपने तसव्वुर करना है, इसके लिए फ्यूचर को आप यूज करेंगे। आई इमेजिन सिटीज विल बी लेस पोल्यूटेड। क्या इमेजिन, ठीक है, आई इमेजिन, आई सपोज भी कह सकते हैं, आई गेस भी कह सकते हैं। आई सपोज या आई गेस, आई इमेजिन सिटीज विल बी लेस पोल्यूटेड, के कम आलूदा होंगे बिकॉज वी विल हैव इलेक्ट्रिक कार्स। ठीक है, आप देखें ये शॉर्ट फॉर्म वैसे यूज हुई है, विल हैव, सो इसको वी विल हैव, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है फ्यूचर टेंस, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स होंगी एंड बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अच्छी जराए आमदरफ्त। मोर पीपल माइट वर्क फ्रॉम होम, कि हो सकता है कि ज्यादातर लोग घरों से काम करें। सिटीज वॉन्ट बी सो बिजी, कि शहर बहुत ज्यादा मसरूफ नहीं होंगे। ठीक है, विल और नॉट को इकट्ठा कर दिया गया, ये शॉर्ट फॉर्म है, वॉन्ट बी बिजी। बट देयर विल प्रोबेबली स्टिल बी प्रॉब्लम्स बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग टू सिटीज, कि फिर भी शायद प्रोबेबली हो सकता है कि ज्यादा मसाइल हो, जैसे ज्यादा ज्यादा लोग शहरों में हिजरत कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा मुस्बत नहीं हूं अबाउट इश्यूज लाइक क्राइम, के जिस तरह जराइम के जो मसाइल हैं, होमलेसनेस, बेघर लोग हैं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी है। तो इसमें कोई खास इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि ये इश्यूज फिक्स होंगे। फाइन, सो ये बेसिकली एक इमेजिन किया गया है और फ्यूचर टेंस में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के इसको आंसर किया गया। अब हम देखते हैं कंपेयर पास्ट और प्रेजेंट को आपने कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर इसी तरह के होंगे, कंपेयर और कंट्रास्ट में, कभी प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ, ठीक है, पास्ट को प्रेजेंट के साथ। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आइल्स पार्ट 3 में अक्सर औकात पूछे जाते हैं। सो इन पार्ट 3 ऑफ आइल्स स्पीकिंग यू माइट बी आस्क्ड टू कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, कि हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आपने मुआवजा करना है पास्ट का प्रेजेंट के साथ। द एग्जामिनर विल बी लिसनिंग टू योर यूज टेंसेज, कि एग्जामिनर जो है वो सुन रहा होगा आपके इस्तेमाल को जो आप टेंसेस का कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये खास तौर पे क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट में आपने सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में स्विच करना है, दोनों को कंपेयर और कंट्रास्ट में, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेंसेस का यूज जो है वो स्ट्रॉन्ग आपको होना चाहिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। आर देयर एनी डिफरेंसेस, कि क्या कोई फर्क है बिटवीन द टाइप्स ऑफ पीपल, की इकसाम में लोगों की, हु वर सीन as सेलिब्रिटीज इन द पास्ट, जो कि देखे जाते थे मशहूर लोगों के तौर पर माजी में, एंड दोज हु आर सेलिब्रिटीज नाउअडेज, और वो जो कि अब मशहूर लोग हैं। तो ये अब हम कुछ इसका आंसर देखते हैं। यस, आई थिंक देयर हैव बीन सम बिग चेंजेस इन द टाइप्स ऑफ पीपल हु बिकम फेमस। सबसे पहले तो आपने उसका फुल सेंटेंस आंसर दिया है, जिसको आप टॉपिक सेंटेंस भी कह सकते हैं। इन द पास्ट, देखिए पास्ट है तो सेकंड फॉर्म में होगा। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन, कि टेलीविजन की इजाद से पहले, आई सपोज देयर वर वेरी फ्यू नेशनल और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, के मेरे ख्याल में कि बहुत ही कम या चंद कौमी और बैनुल अक़वामी ऐसे मशहूर लोग थे माजी में। मे बी किंग्स एंड क्वींस, ठीक है, बादशाह और मलका, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर्स, जो कि आर्मी से और सियासत और जो मजहबी लीडर्स थे, वर द ओनली हाउस होल्ड नेम्स, ये सिर्फ वो नाम थे जो घरों में लिए जाते थे। विद द एडवेंट ऑफ टीवी, कि टीवी की इजाद के बाद, परफॉर्मर्स सच एज एक्टर्स, के जो परफॉर्मर्स जैसा कि अदाकार हैं टीवी की इजाद के बाद, एंड म्यूजिशियंस, और जो मूसीकार हैं, केम मोर वेल नोन, अब वो ज्यादा मशहूर हो गए, क्योंकि परफॉर्मर्स जो एक्टर्स हैं वो अब ज्यादा मशहूर हो गए। हाउएवर we now seem to have a completely new breed of celebrity, कि अब ताहम हम जो है वो देखते हैं एक बिल्कुल जो एक नई नस्ल है मशहूर लोगों की, एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल मीडिया,
जो कि नतीजे के तौर पर सोशल मीडिया के, दीज आर पीपल हु डोंट रियली हैव एनी स्पेशल स्किल्स। ये वो लोग हैं जिनकी कोई भी ऐसी खास महारत नहीं है एज परफॉर्मर्स के तौर पर, बट हु आर फेमस फॉर जस्ट बीइंग फनी एंड एंटरटेनिंग। और वो सिर्फ इसलिए मशहूर हैं कि वो मजाहिया भी हैं और तफरीह देने वाले हैं। ओके, सो ये था जी आपका आंसर, जिसमें आपने कंपेयर किया है पास्ट और प्रेजेंट को सेकंड फॉर्म में कुछ, और कुछ प्रेजेंट में आगे दीज आर, डोंट रियली हैव, आर फेमस, ठीक है, ये अंडरलाइन किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये पास्ट और फिर प्रेजेंट दोनों के बारे में बात। गिविंग लॉन्गर आंसर्स, ठीक है, अब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि आपको पार्ट 3 में लंबे आंसर्स देने हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स होंगे, उनको हम देखते हैं। हियर आर 3 टेक्निक्स टू हेल्प यू गिव लॉन्गर मोर डिटेल्ड आंसर्स, कि ये कुछ 3 टेक्निक्स हैं, मदद करती हैं आपकी लंबे और ज्यादा तफसील के साथ जवाब देने के लिए। कीप आस्किंग योर सेल्फ वाई, ठीक है, अपने आप से बार बार पूछे क्यों, क्योंकि हर क्यों का एक नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस एक जवाब होता है। एक्सप्लेन द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, मुतबादिल राय दें। एक तो आपने राय दी, फिर उसके आप उलट राय दें। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएंगी वाई और ऑल्टरनेटिव्स क्या है, कि ऑल्टरनेटिव उसके उलट आपने जो है वो बात करनी है। तो वो एक आपकी लॉन्गर आंसर्स में हेल्प मिल जाती है ऑल्टरनेटिव बयान करने में, मुतबादिल। गिव एन एग्जाम्पल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जो है बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके आंसर को लॉन्गर करने में। फाइन, तो ये 3 चीजें हैं, कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हाई, एक्सप्लेन द ऑल्टरनेटिव एंड गिव एन एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को देखें जरा, क्योंकि क्वेश्चन की नेचर को समझेंगे तो फिर आंसर भी उसके अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। डू यू थिंक दैट स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड, कि क्या आपकी राय में, आपके ख्याल में जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए टू हैव देयर ओन आइडियाज, कि उनके अपने जो है वो ख्यालात हों, और इज इट मोर इंपॉर्टेंट, या फिर ये ज्यादा अहम है फॉर देम, उनके लिए, टू लर्न व्हाट देयर टीचर्स गिव देम, कि वो सीखें जो उनके उस्ताद उनको देते हैं। ठीक है, एक तो अपनी आजादी सोचने की है, उनको इनकरेज किया जाए, हौसला अफजाई की जाए, या फिर उनके लिए ये अहम है कि सिर्फ वो वही सीखें जो उनके टीचर्स उनको देते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने देखना है कि ये 3 जो टेक्निक्स हैं, वाई वाली, अल्टरनेटिव्स को बयान करना है और एग्जाम्पल देनी है। तो इसको फोकस करते हुए हम इसका आंसर देते हैं। और ये क्वेश्चन जैसे कि देख रहे हैं, डू यू थिंक, तो ये गिव एन ओपिनियन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने पार्ट 3 के हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है इन 3 चीजों के ऊपर। ठीक है, कि ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, या ये गिव एन ओपिनियन है, या ये इमेजिन है। तो जैसे कि यहाँ पे डू यू थिंक के साथ आ रहा है, तो ये डेफिनेटली आप इसको करेंगे बयान अपने ओपिनियन में। आई थिंक that we should definitely allow children to be creative and have their own ideas। देखिए, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, हमने लास्ट वाली एग्जांपल में भी यही देखा था कि बिल्कुल हमें बच्चों को इजाजत देनी चाहिए टू बी क्रिएटिव, कि वो तख्लीकार हो, एंड हैव देयर ओन आइडियाज, उनके अपने ख्यालात हो। अब उसकी रीजन क्या है? ठीक है, बिकॉज कहना जरूरी नहीं होता, इसकी वजह वो बयान करने लगा। चिल्ड्रन नीड टू डेवलप द एबिलिटी, कि बच्चों में सलाहियत, जरूरत है पैदा करने की, टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, कि वो सोचें अपने खुद से, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और मसाइल को जो है वो हल करें। ठीक है, ये जरूरत है क्रिएटिव होने के लिए। अब उसका फिर एक और आगे रीजन जो दिया गया है कि इसकी क्यों जरूरत है कि बच्चों में ये सलाहियत हो, बिकॉज एज अडल्ट्स, कि जब वो बड़े हो जाते हैं, दे विल नॉट ऑलवेज हैव समबॉडी टू गाइड देम, कि हमेशा उनके साथ कोई नहीं होगा जो उनकी रहनुमाई करे, और टेल देम व्हाट टू डू, और उनको बताए कि क्या करना है। तो इसलिए जो है ये जरूरी है। तो वाई आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वाई यूज किए गए हैं। एक टॉपिक सेंटेंस दिया गया है, उसके बाद उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन में 2 रीजंस दी गई। अब वाई से मतलब आप समझ लें रीजंस है कि क्यों ये जरूरी है। फिर आप ऑल्टरनेटिव देखें, अगर बच्चों को इनकरेज नहीं किया जाता है कि वो अपनी राय दें या अपनी ख्यालात रखें, अब इसका मुतबादिल क्या होगा? तो ये भी आपके पास एक टेक्निक होगी कि आप उसी आइडियाज के ना उलट बयान करना शुरू कर दें। इफ वी डोंट अलाउ चिल्ड्रन टू हैव देयर ओन आइडियाज, कि हम बच्चों को अगर इजाजत नहीं देते हैं कि वो अपने ख्यालात रखें, दे विल बी लेस सक्सेसफुल इन द अडल्ट वर्ल्ड, तो फिर वो कम कामयाब होंगे अपनी जवानी की दुनिया में या जिंदगी में। दे विल बी टू रिलायंट ऑन अदर्स, कि वो दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा मुनहसर होंगे। एग्जाम्पल अब देखें लास्ट में उसकी क्या दी गई है। अ डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक डॉक्टर है मिसाल के तौर पर, माइट इनकाउंटर अ सिचुएशन,
कि हो सकता है कि वो सामना करे एक सूरत हाल का दैट ही और शी हैजंट बीन ट्रेन्ड फॉर, कि जिसके लिए उसको तैयार या उसने तरबियत नहीं ले चुका है, बट विल स्टिल बी एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर भी उससे ये तवक्को की जाएगी टू मेक अ डिसीजन, कि वो एक फैसला ले दैट कुड सेव समवन्स लाइफ, जो किसी की जिंदगी बचा सकता। तो ये डॉक्टर की अपनी एक एबिलिटी होती है कि वो डिसीजन लेते हैं। तो डॉक्टर के लिए ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है, चाहे वो उस चीज में नहीं भी माहिर है, लेकिन फिर भी उससे ये तवक्को की जाएगी कि कोई ऐसा फैसला करे जो किसी की जिंदगी बचा सकता। तो ये जरूरी है कि बच्चों के अपने आइडियाज जो है उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, सो ये हमने देखा एक टेक्निक को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब टेंसेस इन पार्ट 3 ऑफ द आइल्ट स्पीकिंग टेस्ट, के तीसरा हिस्सा जो कि आइल्ट स्पीकिंग टेस्ट का, यू विल प्रोबेबली गेट सम क्वेश्चंस अबाउट पास्ट एंड द फ्यूचर। ठीक है, पहले हमने देखा था पास्ट एंड प्रेजेंट, अब ये क्या है पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि माजी में क्या था और फ्यूचर में क्या होगा। द एग्जामिनर विल बी लिसनिंग केयरफुली टू मेक श्योर यू यूज द करेक्ट टेंस। ठीक है, एग्जामिनर इस चीज की यकीन दहानी करता है कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही टेंसेस का इस्तेमाल हो, वो आपको बड़ा ध्यान से सुनता है एहतियात के साथ। इफ द एग्जामिनर मेंशंस 50 years ago, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसने कहा कि जी 50 साल पहले, या कहते हैं व्हेन योर पेरेंट्स वर यंग, कि आपके जब वालिदैन नौजवान थे, या फिर वो कहता है और व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे। ठीक है, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे जो पास्ट को रिलेट कर रहे हैं, यू शुड आंसर यूजिंग द पास्ट सिंपल। तो आपको इसमें पास्ट सिंपल में जो है वो आंसर देना है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। एग्जांपल देखते हैं इसकी। डू यू थिंक पीपल हैड इजियर लाइव्स 50 years ago? क्या आपके ख्याल में क्या लोगों की आसान तर जिंदगी थी 50 साल पहले? अब इसके आंसर में आप देखिएगा पास्ट, क्योंकि 50 years ago की बात हो रही है। Yes, maybe life was simpler and less stressful 50 years ago. फिर वही बात देखें, सबसे पहले तो टॉपिक सेंटेंस है, क्या आप उस चीज पर या तो अग्री कर रहे हैं या आप डिसएग्री कर, तो ये आपने याद रखना है कि पहले आपने टॉपिक सेंटेंस कहना है। द मोबाइल फोन डिडंट एग्जिस्ट, ये मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। सो आई सपोज इट वाज इजियर टू फॉरगेट अबाउट वर्क, तो मेरी राय यह है, मैं समझता हूं कि यह आसानतर होता था कि कोई अपने काम के मुतालिक भूल जाता था एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर पर, बिकॉज पीपल कुडंट कॉन्टेक्ट यू सो इजिली, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी आसानी से राब्ता नहीं कर सकते थे। इफ द क्वेश्चन आस्क्स यू टू प्रिडिक्ट, कि अगर तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप पेशीन गोई करें, इफ इट मेंशंस इन 50 years, कि अगर तो उसने मेंशन किया 50 सालों में, या वो कहता है और इन द फ्यूचर, ठीक है, इससे तो वैसे ही वाजिया हो जाएगा कि उसने कोई क्वेश्चन पूछा है फ्यूचर के मुतालिक। यूज ऑफ फ्यूचर टेंस विल प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहा जाता है। ठीक है, ग्रामर में कुछ जगहों पे आपको इन्फिनेटिव लिखा हुआ भी नजर आएगा, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि फ्यूचर टेंस है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। डू यू थिंक लाइफ विल बी मोर स्ट्रेसफुल इन द फ्यूचर, कि क्या आपके ख्याल में जिंदगी और ज्यादा जहनी तनाव वाली होगी मुस्तकबिल में? ठीक है, इन द फ्यूचर। तो अब आप इसमें देखिए अंडरलाइन किया गया है उन खास वर्ड्स को। यस इट प्रोबेबली विल बी मोर स्ट्रेसफुल, ठीक है, वही अगेन टॉपिक सेंटेंस, कि बिल्कुल हो सकता है कि जिंदगी ज्यादा जहनी दबाव वाली होगी या तनाव वाली। एज द वर्ल्ड गेट्स स्मॉलर, कि जैसे कि दुनिया जो है वो छोटी होती जाती है। एम्प्लॉयज विल प्रोबेबली हैव टू ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज मोर ऑफ्टन, कि जो एम्प्लॉयज हैं हो सकता है कि उनको और ज्यादा जो है वो सफर करना होगा मुख्तलिफ मुल्कों में। एंड स्टे इन टच विद कोलीग्स एंड क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनको फिर राब्ते में रहना होगा अपने क्लाइंट्स और जो उनके कोलीग्स हैं दुनिया भर से। देयर विल ऑल्सो बी मोर कंपटीशन फॉर जॉब्स, कि और ज्यादा जो है लोगों में मुकाबला होगा नौकरियों के लिए। एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग विल कीप गोइंग अप, और जो रहने के अखराजात हैं या उसकी जो कीमत है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो विल के साथ आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया गया है इस तरह के क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हुए। तो ये है असल में इंपॉर्टेंस वर्ब्स की। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इफ यू डोंट नो द आंसर। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है, ठीक है, आपने कभी लेट से उसके बारे में सोचा ही नहीं है,
तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में आप क्या करेंगे? ठीक है, आप उसको ये तो नहीं कहेंगे ना जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ठीक है, वो तो आपका एग्जामिनर है, वो तो उसने जो चूज कर लिया है वो उसमें चेंज नहीं करेगा। सो आप क्या करेंगे? हाउ डू यू आंसर अ क्वेश्चन व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक? कि आपको बिल्कुल भी टॉपिक का अंदाजा नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह से जवाब देते हैं? देर आर टू थिंग्स यू कैन डू, दो चीजें जो आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि बी ऑनेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई यू डोंट नो। ठीक है, सिर्फ उसको इतना नहीं कहना आई डोंट नो, उसको बताना भी है कि आप क्यों नहीं जानते हैं, उसकी क्या वजह कि आप नहीं जानते हैं। तो पहला जो आपको इसमें एक टेक्निक मिल सकती है वो है बी ऑनेस्ट, अगर आप आंसर नहीं जानते। उसके बाद गेस, अब आपने सिर्फ अंदाजा लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप आंसर देने से बिल्कुल कासिर हो जाए। ठीक है, आपने एक तो ऑनेस्टली उसको बता देना, एक्सप्लेन कर देना भी आई डोंट नो अबाउट इट बिकॉज आई डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस एंड दैट, जो भी है व्हाटएवर। और फिर उसके बाद आपने गेस करना है प्रोबेबली, ठीक है, कि ये चीज हो सकती है। टेल द एग्जामिनर दैट यू आर गेसिंग, और आप उसको बता भी दें कि आप गेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली ऐसी सूरत हाल में जब क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है या मालूम नहीं है, आप उस टॉपिक से फेमिलियर नहीं है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हाउ हैज टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द काइंड्स ऑफ म्यूजिक, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो असरअंदाज हुई है इकसाम पर मौसीकी के, दैट यंग पीपल लिसन टू, जो कि नौजवान लोग सुनते हैं। अब देखिए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हुई है तो ऑब्वियसली म्यूजिक में भी बड़ी इनोवेशंस आई हैं। अब ये क्वेश्चन इस तरह का है कि जो यंग पीपल लोग सुनते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से असरअंदाज हुई है उस इकसाम में म्यूजिक की, जो कि यंग लोग सुनते हैं। इसका आंसर किस तरह से होगा? द बेस्ट आंसर यूजिंग बोथ टिप्स अबव। ओके, अब इसका आंसर पहले तो पहला जो पार्ट है वो क्या है? बी ऑनेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई यू डोंट नो। इसको हम देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली नो द आंसर टू दैट। ठीक है, मैं ईमानदारी से आपको बताता हूं कि इसका मैं बारे में नहीं जानता हूं। बिकॉज आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टच विद वट यंग पीपल आर लिसनिंग टू। तो उसकी वजह भी बयान करनी है कि आप क्यों नहीं जानते, कि आप बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं जो नौजवान लोग सुनते हैं। एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ पॉप म्यूजिक, क्योंकि नौजवान लोग ज्यादातर पॉप म्यूजिक सुनते हैं। तो उसने साथ ये भी कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा इसका फैन नहीं हूं। तो ये आपने पहला पार्ट कवर कर लिया उसको बताते हुए। अब सेकंड पार्ट क्या आपने गेस करना है। However, I suppose that technology must have affected music. कि ताहम मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी जो है उसने जरूर किया है बहुत ज्यादा असर जो कि म्यूजिक पे। मे बी यंग पीपल आर लिसनिंग टू म्यूजिक, कि हो सकता है कि जो नौजवान लोग म्यूजिक सुन रहे हैं दैट हैज बीन मेड यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि बनाए गए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से, इंस्टेड ऑफ रियल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, की बजाय जो कि असली मौसीकी के आलात हैं, लाइक द पियानो और गिटार, जैसे कि पियानो और गिटार। ठीक है, अब ये टेक्निक अपने ज़हन में रखनी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिनका आंसर आपको नहीं आता। तो बी ऑनेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई यू डोंट नो एंड गेस एंड टेल द एग्जामिनर दैट यू आर गेसिंग। मेक योर आंसर पर्सनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हमने शुरू में भी डिस्कस की थी कि आप अपनी कोई एग्जांपल्स ऐसी दें, कजन, भाई, कोई फ्रेंड, किसी की भी, जो कि रिलेटेड हो, रेलिवेंट हो। ठीक है, ये बहुत हेल्प करते हैं आपके एग्जामिनर को समझने में कि आपकी इंग्लिश जो है वो नेचुरल है। आप जो चीज बयान करना चाह रहे हैं, जो आपके जहन में आ रही है, आप उसको बयान कर रहे हैं। कोई ये नहीं कि आपने बनावटी कुछ चीजें जो है वो तैयार कर रखी है। ठीक है, एग्जामिनर इस चीज को भी बहुत केयरफुली देख रहे होते हैं कि लैंग्वेज का एक फ्लो क्या है, वो कितना नेचुरल वे में आप बोल रहे हैं, क्या आइडियाज का एक फ्लो आ रहा है, एक चेन है, आप उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो नोट की जाती हैं। इन पार्ट 3 ऑफ आइल्स स्पीकिंग इट रियली हेल्प्स इफ यू गिव पर्सनल एग्जांपल्स, कि ये काफी आपके लिए मददगार होगा अगर आप कुछ जाती मिसालें देते हैं पार्ट 3 में। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको देखते हैं। डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू हैव हॉबीज, कि आपके ख्याल में क्या ये अहम है कि लोगों की होनी चाहिए कुछ मशागिल, और क्यों? अब इसका आंसर आप देखें। यस आई थिंक पीपल नीड टू हैव हॉबीज, कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, लोगों की जरूरत है उनको हॉबीज की। बिकॉज वी ऑल नीड टू डू थिंग्स, कि हमें जरूरत है कि हम सब जो है वो चीजें करें, वो इंजॉय, जो कि हम जिनसे लुत्फानंदोज होते हैं इन अवर स्पेयर टाइम, अपने फारिग वक्त में। ठीक है, ये फिर वही तरतीब है, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, उसकी रीजन व्हाई। अब नेक्स्ट देखें, इन माई केस, ये बेसिकली अब पर्सनलाइज होने लगा है। आई फाइंड दैट प्लेइंग फुटबॉल वंस अ वीक, कि मैं पाता हूं खेलना फुटबॉल को एक दफा हफ्ते में, विद सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ, हेल्प मी टू रिलैक्स,
मदद करता है मुझे पुरसुकून करने में, कीप फिट और मुझे तंदुरुस्त रखता है, एंड फॉरगेट अबाउट वर्क और मुझे भुला देता है काम के मुतालिक। आई थिंक इट्स द सेम फॉर एवरीवन, और मेरे ख्याल में हर किसी के लिए ऐसी ही है। ठीक है, तो ये उसने पर्सनल एक एग्जांपल दे दी इन माय केस के साथ। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एग्जांपल कोट कर दें, तो ये एक तो लॉन्गर आंसर में भी हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा आपका आंसर जो है वो पर्सनलाइज्ड भी हो जाएगा। कैन हॉबीज हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट्स, कि क्या हॉबीज उनके कोई मनफी असरात हो सकते हैं? अब इसमें भी आप देखिएगा किस तरह से एग्जांपल दी गई है। यस, इफ यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन योर हॉबी, कि बिल्कुल अगर आप बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं अपनी हॉबी पर, तो उसका क्या नतीजा होगा? इट कैन इफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, और फिर ये चीजें जो आपकी जिंदगी के बाकी जो हिस्से हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ठीक है, आप देखें ये आई रिमेंबर, इसको अंडरलाइन इसीलिए किया गया, दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, के मेरे दोस्तों में से एक जो दोस्त था, स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट यूनिवर्सिटी प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, कि उसने गुजारा ज्यादातर वक्त यूनिवर्सिटी में खेलते हुए कंप्यूटर गेम इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, की बजाय पढ़ने के। इन दी एंड, बिलाखिर या आखिर में, ही फेल्ड मोस्ट ऑफ एग्जाम्स, कि वो अपने ज्यादातर जो इम्तिहानात थे उसमें वो फेल हो गया। थिंक इट लाइक अ पैराग्राफ, कि एक पैराग्राफ की तरह आपने सोचना है। पार्ट 3 के जो आंसर्स होंगे, ये पार्ट 1 नहीं है, शॉर्ट एंड सिंपल। इन पार्ट 3 ऑफ द स्पीकिंग टेस्ट, जो तीसरा हिस्सा है इसमें स्पीकिंग टेस्ट के, यू शुड ट्राई टू गिव लॉन्गर डिटेल्ड आंसर्स, के लंबे और ज्यादा तफसील के साथ आपने जवाब देने हैं। अ गुड वे टू डू दिस इज टू इमेजिन दैट यू आर मेकिंग अ पैराग्राफ। तो इसका एक बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप तसव्वुर करें कि आप एक पैराग्राफ बना रहे हैं। इसमें अब हम एक टेक्निक देखते हैं, आइडिया, एक्सप्लेन और फिर उसकी एग्जांपल। जस्ट ये 3 चीजें, सबसे पहले अपना ख्याल देना है आपने, उसके बाद उसको थोड़ा बयान करना है, और साथ में एक एग्जांपल आपने लगा देनी है। तो ये आपका पार्ट 3 का जो क्वेश्चन है अच्छा इस तरह से बन सकता है। स्टार्ट विद द डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन लाइक द टॉपिक सेंटेंस इन अ रिटन पैराग्राफ। ठीक है, अभी हमने पिछले जितने भी क्वेश्चंस देखे, सबसे पहले उसने अपनी राय दी कि यस ये है या ये नहीं है। तो स्टार्ट आपने करना है डायरेक्ट आंसर के साथ, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। ओके, उसके बाद देखें, देन एक्सप्लेन योर आंसर इन मोर डिटेल। अब आपने वो जो आइडिया दिया होगा उसको आप थोड़ा सा मजीद आपने और तफसील के साथ बयान कर देना है, और सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन विद एन एग्जांपल, और फिर आपने वो जो एक्सप्लेनेशन दी है उसको आपने सपोर्ट करना होगा एक एग्जांपल के साथ। तो ये आइडिया दें, उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है, रीजंस भी हो सकती हैं, वाई वाला कॉन्सेप्ट भी, और देन उसके बाद उसको आपने एक एग्जांपल देके कंप्लीट कर लेना। तो ये इतना सा अगर आप अपने लेवल को थोड़ा सा सम कर लेते हैं इन चीजों को बयान करने में, तो पार्ट 3 भी आपके लिए आसान हो सकता है। उसके बाद देखिए एक टेक्निक है, फर्स्टली, सेकेंडली एंड फाइनली। ठीक है, इसके लिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी अगली स्लाइड पे देखते हैं, कि सबसे पहले, फिर दूसरा और फिर बिलाखिर। तो ये एक टेक्निक भी अच्छी है यूज करने के लिए पैराग्राफ की सूरत में। स्टार्ट विद द डायरेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो डायरेक्ट आंसर आप दोनों में देख सकते हैं कि आपने डायरेक्ट आंसर देना है। इसको फुल सेंटेंस आंसर भी कहा जाता है, टॉपिक सेंटेंस भी कहा जाता है। देन एक्सप्लेन इट बाय गिविंग 2 or 3 रीजंस। अब आपने उसके बयान करनी है 2 या 3 वजूहात। ठीक है, पहले तो डायरेक्ट आंसर दे दिया, अब उसको सपोर्ट भी करना है कि ऐसा क्यों है, और फिर लास्ट में आपने मे बी एड एन एग्जांपल टू, और हो सके तो एक एग्जांपल भी हमें आपने ऐड कर देनी है। लुक एट द सैंपल आंसर्स बिलो। डू यू थिंक दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू गो ऑन हॉलीडे, कि क्या आपकी राय में ये जरूरी है, अहम है लोगों के लिए छुट्टियों पर जाना? अब इसमें देखें, सबसे पहले आइडिया होगा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन और साथ में एग्जांपल। Yes, I think we all need to go on holiday at least once or twice a year. ये हो गया आपका फुल सेंटेंस आंसर, डायरेक्ट आंसर, कि हाँ जी बिल्कुल मेरा ख्याल है, जरूरत है कि हमें जो है साल में 1 या 2 दफा जो है वो जाना चाहिए। इट इजंट हेल्दी टू वर्क ऑल ईयर, कि ये ठीक नहीं है सेहत के लिए जो कि सारा साल काम किया जाता है। विदाउट सम टाइम ऑफ टू रिलैक्स, बगैर कोई टाइम ऑफ रिलैक्स करने के लिए। We all need to take a break and recharge our batteries, कि हम सबको जरूरत है कि वक्फा लें और अपनी बैटरीज को रिचार्ज करें फ्रॉम टाइम टू टाइम, अक्सर और बेशतर। ठीक है, पहले उसने आइडिया दिया, फिर उसको उसने सपोर्ट किया कि क्यों जरूरी है। अब उसने एग्जांपल किया, लास्ट समर फॉर एग्जांपल, पिछली गर्मियों में मिसाल के तौर पर
आई वेंट ऑन हॉलीडे टू फ्रांस, कि मैं फ्रांस छुट्टियों पे गया फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, चंद हफ्तों के लिए। एंड इट वॉज ग्रेट टू लीव ऑल ऑफ माई यूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिहाइंड मी। और ये बहुत जबरदस्त था, छोड़ के अपनी तमाम जो मेरी आम जिम्मेदारियां हैं अपने पीछे। आई केम होम फीलिंग रियली रिफ्रेश्ड एंड री इनविगोरेटेड, कि मैंने पाया खुद को ताजा दम। एंड री इनविगोरेटेड होता है दोबारा से जान पड़ जाना। तो ये बेसिकली उसने आइडिया दिया, एक्सप्लेन किया और एक एग्जांपल दे दी। ठीक है, थिंक इट लाइक अ पैराग्राफ। तो इस तरह से आप अपना आंसर डेवलप करेंगे। व्हाई डू यू थिंक सम पीपल प्रेफर नॉट टू गो अब्रॉड ऑन हॉलीडे, कि क्यों आपकी राय में, आपकी ख्याल में कुछ लोग जो है वो तरजीह नहीं देते हैं बाहर जाना बैरून मुल्क छुट्टियों पर। अब इसकी आंसर की जो टेक्निक होगी, फर्स्टली, सेकेंडली एंड फाइनली। आई सपोज देर आर डिफरेंट रीजन वाई सम पीपल चूज नॉट टू गो अब्रॉड ऑन हॉलीडेज। ये आपने टॉपिक सेंटेंस दिया कि मेरे ख्याल में काफी वजूहात हैं जो लोग मुंतखब नहीं करते हैं बैरून मुल्क जाना छुट्टियों में। फर्स्टली, ठीक है, पहले, इट्स यूजुअली मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल अब्रॉड, कि ये आमतौर पर काफी महंगा तर होता है बैरून मुल्क सफर करना। देन की निस्बत इट इज टू स्टे एट होम, की निस्बत घर पे रहना। तो फर्स्टली उसने उसकी रीजन दी। सेकंड रीजन और दूसरी वजह कुड बी दैट, वो ये हो सकती है, सम पीपल फाइंड इट स्ट्रेसफुल टू स्पेंड टाइम इन अ फॉरेन कंट्री, कि कुछ लोग इसको पाते हैं परेशान कौन या ज़हनी दबाव के साथ गुजारना वक्त बैरून मुल्क, वेयर दे डोंट स्पीक द लैंग्वेज, जहां वो उनकी जुबान नहीं बोलते, और वेयर दे फील दैट दे कांट इजीली इंटीग्रेट विद द लोकल्स, और जहां उनको महसूस होता है कि वो आसानी से घुल मिल नहीं सकते हैं वहां के आबाई लोगों के साथ। फाइनली, मैनी पीपल जस्ट लव वेयर दे लिव, कि बिलाखिर ज्यादातर लोग जो है वो पसंद करते हैं सिर्फ वहीं जहां पर वो मोहब्बत करते हैं जगहों से। एंड डोंट फील द नीड टू ट्रेवल अब्रॉड, और वो नहीं महसूस करते हैं जरूरत बैरून मुल्क जाने। ठीक है, ये चीजें जो है ना रूल्स नहीं है, ये आपको टिप्स दिए गए हैं कि आप आइडिया दें, एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल नहीं भी देते हैं तो कम अज कम फिर अपनी एक्सप्लेनेशन जो है उसको इतना आपने लॉन्गर कर लेना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। वैसे कोशिश यही करें कि आइडिया, उसकी एक्सप्लेनेशन, रीजन वगैरह क्यों, और लास्ट में एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चलते हैं तो आई होप के पार्ट 3 भी आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ आई स्पीकिंग।